हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है एक बोट का एसएमपीएस में प्रॉब्लम है। बोट का ये साउंड सिस्टम है, ये पूरा डेड कंडीशन पे है। सो इसका आउटपुट सप्लाई कुछ नहीं आउट हो रहा है। सो इसका जो एसएमपीएस पार्ट है, मैं पहले इसको रिमूव करके देखता हूँ कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। सो पहले पीसीबी को रिमूव कर दे। एक्चुअली ये जो बोट का साउंड सिस्टम है, पहले मैंने क्या किया, इसका जो साउंड बार है, एक्चुअली कोई साउंड सिस्टम ऐसा बड़ा कुछ नहीं था, ये साउंड बार है। सो पहले इसमें लगा हुआ एसएमपीएस को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एक्चुअली इसमें तकलीफ क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली आप देख पा रहे हो ये बोट का ही है, और ये मॉडल नंबर भी आप देख पा रहे हो, बोट इवेंट बार करके लिखा है 1190 का। एक्चुअली 2.2 साउंड बार है विथ बिल्ट इन एक्टिव सबवूफर। एक्चुअली इसके अंदर ही दोनों सबवूफर है। पहले हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली इसमें आउटपुट इनपुट में कुछ शॉर्ट है या नहीं है, क्योंकि कोई भी एसएमपीएस को रिपेयरिंग करने से पहले उसमें शॉर्ट चेक करना जरूरी है। कोई भी सर्किट हो, एसएमपीएस हो या कोई भी सर्किट हो, पहले शॉर्ट चेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो देखिए, अभी हम लोग देख लेते हैं इसका जो इनपुट टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल इनपुट है। इनपुट पे कोई शॉर्ट इशू नहीं है। अब देख पा रहे हो मल्टीमीटर की तरफ, देखिए कोई शॉर्ट नहीं है। आउटपुट में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आउटपुट में भी कुछ शॉर्टेज नहीं है, देख पा रहे हो, कुछ शॉर्ट भी नहीं है। और मेन फिल्टर में अब फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ शॉर्ट है या नहीं है। देखिए, कुछ शॉर्ट वगैरह नहीं है। सो अभी पावर कनेक्ट करके के बाद देख लेते हैं एक्चुअली इसमें क्या क्या फंडा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए, कोई भी एसएमपीएस को रिपेयरिंग करने से पहले अगर आप लोग उसका शॉर्ट सही तरीके से चेक कर लोगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम उधर ही रिकवरी हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है उसमें शॉर्ट छुपा हुआ रहता है। अगर आप लोग ऐसे अच्छे तरीके से ना वॉच करके पावर लगा देते हो, कभी कभार क्या होता है सीरीज वाल्व पूरी तरह ग्लो कर जाती है, कभी कभार क्या होता है कुछ बर्निंग भी आ सकता है। सो उसके लिए काम करने से पहले हम लोगों को सही तरीके से जांच कर लेना है कि शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। सो इसमें तो आप लोगों ने देखा शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ नहीं है। सो अभी पावर कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कुछ पावर आउटपुट में बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो चलो कोई बात नहीं, मदरबोर्ड का इशू है, और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है वो देख लेना है। तो पावर कनेक्ट करते हैं। पावर कनेक्ट कर दिया हूँ फ्रेंड। अभी जाके आउटपुट में देखिए, नहीं, आउटपुट में कुछ वोल्टेज एक्चुअली में नहीं बन रहा है। सो मेन फिल्टर में वोल्टेज देखते हैं फ्रेंड। मेन फिल्टर में तो बराबर वोल्टेज बन रहा है, बट आउटपुट में कुछ नहीं बन रहा है, और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह भी नहीं है। सो मेन फिल्टर पे जो वोल्टेज बन रहा है, हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई चॉपर का प्राइमरी का जो कॉयल है, इंडक्टर है, वो सीरीज में होके कहाँ आती है, मोसफेट की ड्रेन में। ये मोसफेट का ड्रेन है, देखिए मोसफेट की ड्रेन में बराबर वोल्टेज आ रहा है। सो मोसफेट की ड्रेन में तो आ रहा है, और क्या देखना है, मोसफेट की सोर्स में ग्राउंड वोल्टेज रेजिस्टेंस हो के आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी देख लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। सो सोर्स में भी देखिए वोल्टेज बराबर आ रहा है। सो अभी क्या देखना है, सॉफ्ट स्टार्ट के लिए जो वोल्टेज है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्ट जब तक नहीं आएगा पीडब्ल्यूएम सेक्शन को, तब तक पीडब्ल्यूएम सेक्शन स्विचिंग पल्स नहीं भेज सकता है। सो पहले एक्चुअली आपको करना क्या है, पूरा सर्किट को सही तरीके से वॉच करना है पावर देने से पहले, क्योंकि कौन सा लाइन किधर जा रहा है, रेजिस्टेंस से होके कहाँ कहाँ जा रहा है, पहले फॉलो कर लेना है, तभी जाके काम करना टाइम आसानी होगी। सो मैंने देख लिया हूँ, ये जो सप्लाई देखिए इधर से आके ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में होके इधर आ रहा है। सो ये वीसीसी सप्लाई है। देखिए वीसीसी कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। ये रेजिस्टेंस से पहले इधर भी कुछ नहीं बन रहा है। ये रेजिस्टेंस में देखिए इधर भी नहीं बन रहा है,
हाँ इधर तक वोल्टेज आ रहा है, बट इसके बाद वाला रेजिस्टेंस के बाद देखिए कुछ नहीं बन रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस शायद बर्न हो गया या ओपन हो गया, कुछ हो गया। टोटल कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये ओपन हो गया, कोई वोल्टेज इधर देख पा रहे हो 376 करके आ रहा है, बट इधर कुछ नहीं आ रहा है। सो पहले पावर डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सीरीज से इसका जो वोल्टेज वगैरह है डिस्चार्ज कर लेना है, क्योंकि एसएमपीएस अभी ऑफ कंडीशन पे था। सो कैपेसिटर इसमें जो है वो क्या किया था, वो पूरा वोल्टेज को स्टोर करके रखा है। सो अगर आप लोग डिस्चार्ज नहीं करोगे तो आपको बहुत हानि पहुंचा सकती है। ये जो कैपेसिटर है ये छुपा हुआ दुश्मन है, वोल्टेज बहुत स्टोर करके रखता है, करीब 300 350 वोल्ट स्टोर करके रखता है। अगर आप लोग सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं करोगे तो आपको बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। ये इसमें जो वीसीसी रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू देख लेते हैं फ्रेंड। एक्चुअली 105 मतलब 1 मेगाओम्स के आसपास। देखिए मैं भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। देखिए ये जो रेजिस्टेंस देख पा रहे हो ना 105 मतलब 1 मेग का 2 रेजिस्टेंस है सीरीज में। सो फिर भी रेजिस्टेंस को एक बार नाप लेते हैं। रेजिस्टेंस को नापने के लिए मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में मैं कर दिया हूँ। पहला वाला जो रेजिस्टेंस है देखिए ये ओपन शो हो रहा है, एनसी कोई कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ये इसका जो एक कनेक्शन नहीं है। बट इसमें देखिए इसका हालत देखिए ये 1 मेग के आसपास दिखा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस सही है, ये रेजिस्टेंस डैमेज हो गया। देखिए ये जो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए जो सप्लाई रेजिस्टेंस है ये कब बर्न हो सकता है। बर्न हो गया मतलब ये नहीं है कि एक नया रेजिस्टेंस लगवा दो, इसका बर्न होने का जो फॉल्ट है उसको ढूंढना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्यों डैमेज हुआ ये पहले आप लोगों को पता लगाना है। रेजिस्टेंस 2 तरीके से डैमेज हो सकता है। एक तो क्या आपने आप काम करते करना टाइम हीट अप होकर रेजिस्टेंस बर्न हो गया, तभी उसी टाइम आप लोग ये रेजिस्टेंस लगा सकते हो, तो रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद सही तरीके से सर्किट काम करेगा। मगर बहुत टाइम क्या होता है इसका जो सॉफ्ट स्टार्ट वीसीसी कहाँ जाता है, पीडब्ल्यूएम सेक्शन में। ये पीडब्ल्यूएम अगर शॉर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस अब नया लगाओगे फिर भी ये रेजिस्टेंस उड़ता रहेगा। सो पहले हम लोगों को क्या देखना है, जब ये रेजिस्टेंस ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कोई भी रेजिस्टेंस अगर ओपन हो गया है तभी ये पीडब्ल्यूएम आईसी का जो वीसीसी है उसमें शॉर्ट चेक करना है। वीसीसी में शॉर्ट चेक करने के लिए मूल फिल्टर का जो ग्राउंड है उसमें में रेड प्रोब रख देते हैं और वीसीसी में ब्लैक प्रोब रख के देखते हैं क्या। सॉरी फ्रेंड, पहले मल्टीमीटर का जो मोड है डायोड रेंज में कर लेना है। वीसीसी को चेक कर लेना है, वीसीसी वगैरह में कुछ शॉर्ट वगैरह है या नहीं है। देख लीजिए कोई शॉर्ट नहीं है, 529 करके कुछ रीडिंग बन रहा है, मतलब ये जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है इसका वीसीसी में कुछ शॉर्ट वगैरह नहीं है। अभी आप लोग ये रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। देखिए कोई कंपोनेंट्स बर्न हो गया या डैमेज हो गया तो मतलब ये नहीं है कि वो रेजिस्टेंस या कंपोनेंट्स को हम लोग जब रिमूव कर देंगे करके नया कोई रेजिस्टेंस या कोई जो कंपोनेंट्स बर्न हो गया था उसको लगा देंगे तभी सर्किट एक्टिव हो जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है और ऐसे मत करो, क्योंकि पहले आप लोग जो रेजिस्टेंस या कंपोनेंट्स वगैरह डैमेज हो गया वो रेजिस्टेंस क्यों डैमेज हो गया, वो कंपोनेंट्स क्यों डैमेज हो गया, उसका जो प्रोसेस है पहले उसको ढूंढ के निकालो। नहीं तो क्या होगा, पहले आप लोग रेजिस्टेंस या कंपोनेंट्स कोई भी कंपोनेंट्स हो लगाते जाओगे बार बार वो डैमेज होता जाएगा। पहले आप लोगों को उसका जो फॉल्ट क्यों आया है वो ढूंढना जरूरी है, तभी जाके कोई भी पीसीबी पे जब काम करोगे तभी से सही तरीके से वो जो काम है आपको सक्सेसफुल रहेगा और जो कंपोनेंट्स आप लगाओगे वो भी लॉन्जिविटी के साथ वर्क करने लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है बार बार आप लोग एक कंपोनेंट्स लगा देते हो, 2-1 दिन चलता है, उसके बाद फिर से वही सेम कंडीशन पे प्रॉब्लम आता है, सेम प्रॉब्लम के साथ सेम कंपोनेंट्स डैमेज होके ही आपके पास सेट आता है। उसके लिए कोई कंपोनेंट्स को लगाने से पहले आप लोगों को सही तरह से एक बार देख लेना है कि वो कंपोनेंट्स के कमजोरी की वजह से डैमेज हो गया है या सर्किट पे और कुछ प्रॉब्लम है तभी जाके वो कंपोनेंट्स डैमेज हो गया। वो पहले आप लोगों को एक बार
चेक कर लेना है। सो अभी मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ VCC में। सो अभी पावर कनेक्ट करके एक बार देख लेते हैं फ्रेंड। अभी देखिए VCC में कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये पहले जैसा 330 वोल्ट बन रहा है, 362 करके बन रहा है। इधर देखिए, इधर 362, इधर देखिए 174, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके बाद वाला देखिए, मतलब VCC सप्लाई हमारा अभी बनने लगा है। 9.53 ऐसे करके VCC बन रहा है। सो अभी आउटपुट वोल्टेज एक बार देख लेते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए फ्रेंड, आउटपुट बनने लगा है। आउटपुट कितना बन रहा है देखिए, 21 बन रहा है, 21। आपने जो देखा है कि आउटपुट में वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 21 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए उधर ही हम लोगों जो टेक्नीशियन लोग हैं, हम लोग बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। आउटपुट में जो वोल्टेज आउट एक्चुअली में हो रहा है 21 वोल्ट आउट हो रहा है। हम लोगों को ज़्यादातर पता है कि ऑडियो सर्किट में 12 वोल्ट के आसपास वोल्टेज रहते ही वो सर्किट अच्छी तरह से काम करने लगता है। बट ये जो सर्किट है इसमें हम लोगों ने जब रिपेयरिंग करता है, SMPS को रिपेयरिंग करने के बाद हम लोगों ने देखा है कि आउटपुट में 21 वोल्ट बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है। बट इसके आउटपुट के बाद क्या रहता है, इसके आउटपुट के बाद पूरा ये मदर बोर्ड रहता है। ये पावर सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज आउट होगा, रिक्वायर्ड वोल्टेज आउट हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, ये बोर्ड आराम से काम करेगा। लेकिन ये पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज़्यादा आउट हो रहा है, तभी ये क्या करेगा, ये मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा। लेकिन कन्फ्यूज़न यही क्या आता है हम लोगों को, ये मदरबोर्ड की आउटपुट वोल्टेज में कुछ वोल्टेज नहीं लिखा रहता है। कहीं भी देखिए, कहीं भी वोल्टेज कुछ नहीं लिखा रहेगा कि आउटपुट वोल्टेज 21 कि 22 कि 12, 13, 14 ऐसे करके कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। सो तभी आप लोग सोचोगे कि आज जो पावर सप्लाई हम लोगों ने रिपेयरिंग की है इसका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है या जितना वोल्टेज होना चाहिए उतना हो रहा है। तभी कंफ्यूज होकर इसमें पावर कनेक्ट करने में हम लोगों को हिचकिचाहट पैदा होती है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज आउट होगा तो ये PCB डैमेज हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं भी आप लोगों को कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आउटपुट में कितना वोल्टेज बनना चाहिए था। इसमें लिखा है देखिए 110 to 240 वोल्ट आप लोग AC इसमें दे सकते हो, और इसका आउटपुट में वोल्टेज में भी देखिए कुछ भी नहीं लिखा है। लिखा है 90 वाट का लोड ले सकता है, वही लिखा है 110 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज के आसपास AC आप लोग दे सकते हो। बट आउटपुट कितना होगा वो कुछ नहीं लिखा रहेगा। तभी हम लोगों को चलिए करना क्या है, पहले आप लोग देखोगे इसका जो आउटपुट में जो TL431 लगा हुआ ना, ये ना 3 टैंगो वाला TL431, इसके बारे में मैंने चैनल में बहुत सारा वीडियो पोस्ट किया हूँ। आप लोग जाके इसका डिटेल्स का जो वीडियो है देख सकते हो। बहुत ही एक वाइटल कंपोनेंट्स है, एक्चुअली एक वेरिएबल या प्रोग्रामेबल जेनर भी आप लोग बोल सकते हो। सो देखना क्या है कि इसका आउटपुट में वोल्टेज कितना बन रहा है। देखिए पहले मैं थोड़ा आप लोगों को सर्किट समझा देता हूँ। एक्चुअली सर्किट के बिना कुछ नहीं आप लोग समझ पाओगे। इसका जो मिडिल वाला टर्मिनल है, नंबर 2 वाला टर्मिनल देखोगे ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है, और ये फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है नंबर 1 ये रेफरेंस है, और नंबर 3 वाला जो टर्मिनल है ये कपलर के साथ जुड़ा होता है। नंबर 1 वाला टर्मिनल यही है, ये क्या करता है आउटपुट का जो सप्लाई है, मान लो आपका जो SMPS का आउटपुट सप्लाई है, देखिए इधर से क्या होता है, ऐसे एक रेजिस्टेंस पॉजिटिव साइड से ये TL431 का नंबर 1 पिन पे आता है, और एक रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। कि जो प्लस सप्लाई से जो रेजिस्टेंस आती है इसको हम लोग बोलते हैं R1, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट से जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं R2। इधर एक्चुअली आप लोगों को देखना क्या है, ये जो TL431 की रेजिस्टेंस है, एक नंबर पिन पे जो 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ग्राउंड के साथ एक पॉजिटिव सप्लाई के साथ, ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ये आप लोगों को देख लेना है कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। सो आप लोग आसानी से आप ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये आप लोग देख पाओगे। सो इसका जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, देखिए TL431 का पहले क्या करना है, रेफरेंस मतलब इधर रेफरेंस मतलब 2.5 वोल्ट। TL431 का रेफरेंस वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट इंटू 1 प्लस R1/R2, यही है कैलकुलेशन करने का तरीका। सो इसी फॉर्मेट में अगर आप लोग
कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट में कुछ लिखा नहीं है कितना वोल्टेज बनना चाहिए। देखिए 2.5 इंटू 1 प्लस इधर R1 कितना है, R2 कितना है, वो आप लोगों को देख लेना है। सो हम लोग देख लेते हैं इसका जो R1 R2 कितना कितना करके रेजिस्टेंस में लिखा हुआ है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड। इसका जो R1 का वैल्यू देखिए, यही दोनों रेजिस्टेंस है, एक R1 है और एक R2 करके, देख पा रहे हो फ्रेंड। R1 कितना है 1002, नहीं सॉरी फ्रेंड, ये R2 है, R2 1002 और R1 है 7502। सो ये जो R1 है एक कितना है 7502 और ये जो R2 है ये R2 कितना मैंने बताया था 1002। सो 7002 का मतलब है 75 किलो ओम्स और 1002 का मतलब है 10 किलो ओम्स। सो इधर देखिए R1 का मतलब 75 किलो ओम्स, R2 है 10 किलो ओम्स। एक्चुअली ये दोनों किलो ओम्स में है, सो इसीलिए मैं इधर किलो ओम्स नहीं लिखा हूँ। सो अगर आप लोग देखोगे कि R1 और R2 में कोई एक रेजिस्टेंस ओम्स में है, कोई और एक किलो ओम्स में, सो तो पहले आप लोगों को दोनों का जो वैल्यू है वो ओम्स में करके ही आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे। सो इधर दो रेजिस्टेंस किलो ओम्स में है, सो उसके लिए मैंने किलो ओम्स को जो साइन है नहीं लगाया हूँ। सो 2.5 1 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 7.5, इधर 2.5 इंटू 125 इंटू 7.5 और 1 इक्वल्स टू 8.5। सो 8.5 इधर 21.25। देखिए आउटपुट कितना होना चाहिए 21.25 वोल्टेज आउट होना चाहिए। और ASMPS से आउटपुट कितना दे रहा है 21.25, ऐसे करके कुछ वोल्टेज आउट हो रहा है फ्रेंड। मतलब हम लोगों का जो आउटपुट वोल्टेज है वो सही तरीके से आउट हो रहा है। मतलब इसके साथ अभी हम लोग मदरबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं सही तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। क्योंकि ऐसा बहुत टाइम होता है क्या, हम लोगों ने ASMPS को रिपेयरिंग करने के बाद हम लोग देखता है कि आउटपुट जितना वोल्टेज आउट हो रहा है बहुत हाई वोल्टेज आउट हो रहा है, तभी हम लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली ये जो ASMPS है इससे इतना वोल्टेज आउट होना चाहिए या इतना वोल्टेज आउट नहीं होना चाहिए। वो जो कन्फ्यूज़न है आप लोग इसी प्रोसेस में कैलकुलेशन करके कंफर्म हो सकते हो कि कोई भी ASMPS का आउटपुट वोल्टेज जो बन रहा है वो सही बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। एक्चुअली फ्रेंड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए ASMPS का एक बेसिक से लेकर रिपेयरिंग तक एक कोर्स बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो वो कोर्स का जो फीस है आप लोगों को 299 वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बदले में मैं आप लोगों को आपके पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को इसका जो वीडियो है पूरा वीडियो का लिंक दे दूँगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है सो कमेंट में जाके कमेंट कर सकते, तभी जाके मैं वो कोर्स तैयार करने की बारे में सोचूंगा। सो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो में दिया हुआ जानकारी थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। एक्चुअली आप लोग चैनल को शेयर करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी जाके चैनल आगे बढ़ेगा। सो अगर ये चैनल आप लोगों को देखने लायक लगता है तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड।